अक्टूबर का महीना था। उत्तर भारत के उस छोटे से कस्बे में ठंड अभी दस्तक देने लगी थी। वो ठंड जो हड्डियों में नहीं उतरती बल्कि रूह में उतरती है। फादर पीटर मैसी चर्च की पिछली दीवार से टिककर बैठे थे। सामने एक किताब खुले थे जिसे उन्होंने घंटों से नहीं पलटा था। बाहर धुंध उतर रहे थे। 55 साल की उम्र में उनका चेहरा किसी पुरानी लकड़ी की तरह था। गहरी लकीरें, शांत आंखें और एक थकान जो नींद से नहीं आती। जब दरवाजा खटखटाया तो रात के 9 बज रहे थे। एक आदमी था, रमेश कुमार, गांव के बाहर रहता था। 30 मील की दूरी पर एक पुराने मकान में। उसके चेहरे पर वो किस्म की घबराहट थे जो झूठ नहीं बोलती। आंखें लाल, होंठ कांपते हुए उसने बताया कि उसकी बेटी 16 साल की मीरा 3 हफ्तों से किसी और ही हालत में है। ना खाती है, ना सोती है, रात को चीखती है। कभी कभी ऐसी बातें करती है जो वो जान ही नहीं सकती। डॉक्टर आए, झाड़ फूक वाले आए, कोई फर्क नहीं पड़ा। फादर साहब, आप आइए, बस एक बार। पीटर ने उसकी आंखों में देखा। एक लम्हे के लिए वो हिच गए। इस किस्म के मामले उन्होंने पहले भी देखे थे और अक्सर उनके पीछे कुछ और ही सच्चाई निकलते थे। मानसिक बीमारी, हिस्टीरिया, घर का बोझ। लेकिन रमेश के हाथ कांप रहे थे और पीटर को इनकार करना कभी आया ही नहीं था। उन्होंने अपना काला थैला उठाया। उसमें बाइबल, पवित्र जल और स्टोल था और रमेश के साथ चल पड़े। रात का सफर 3 मील का था, मगर उस रात वो ज्यादा लंबा लगा। रास्ते में कोई बात नहीं हुई। पीटर के कदम गीली मिट्टी पर पड़ते थे और उनके जूते भारी होते जा रहे थे। जंगल के किनारे किनारे एक कच्ची पगडंडी थे। पेड़ों की शाखें ऊपर से इस तरह मिली हुई थी जैसे छत बना रही हो। एक अंधेरी बेनूर छत। मकान जब सामने आया तो पीटर रुक गए। उन्होंने इसे पहले देखा था, पर कब, कहां? 2 मंजिला ढांचा था। कभी सफेद रहा होगा, अब धूसर और भूरा। छत के एक कोने पर एक खिड़की थी जिसकी चौखट टूटी हुई थी और उसमें एक पर्दा बाहर लटक रहा था, गहरे लाल रंग का, जो हवा में हिल रहा था। ना कोई आवाज, ना कुत्तों का भौंकना, ना झिंगुर, सिर्फ वो पर्दा। पीटर के मन में एक बेचैनी उठी जिसे उन्होंने जबरन दबाया। अंदर एक औरत मिली, सुनीता, रमेश की बीवी। उसकी आंखें सूजी हुई थी, दुपट्टा उलझा हुआ। उसने पीटर को देखा और कुछ ऐसा हुआ। एक पल के लिए उसके चेहरे पर एक भाव आया जो पहचान का नहीं था बल्कि कुछ और था। डर या शायद राहत नहीं, बल्कि उसका उल्टा। उसने जल्दी से नजरें झुका ली। वो ऊपर है, रमेश ने कहा। सीढ़ियां चरमराती थीं। पीटर ने एक एक कदम रखा। हाथ में मोमबत्ती थे। बिजली उस मकान में कभी थी ही नहीं, या थी तो अब नहीं। रोशनी दीवारों पर हिलती परछाइयां बनाती थी। दूसरी मंजिल पर एक बंद कमरा था, मगर उसके पीछे से कोई आवाज नहीं आ रहे थे। यही सबसे डरावनी बात थी। पीटर ने दस्तक दी, कुछ नहीं। उन्होंने रमेश की तरफ देखा जो सीढ़ियों पर ही रुक गया था। अंदर जाइए, रमेश ने धीरे से कहा। पीटर ने दरवाजा खोला। कमरे में एक खाट थी और उस पर एक लड़की लेटी थी। मीरा, 16 साल, पतली, काले बाल बिखरे हुए। एक पुरानी सफेद चादर उस पर थी, आंखें बंद। पीटर अंदर गए।
मोमबत्ती की रोशनी में कमरे का जायजा लिया। एक खिड़की, एक खाट, एक पुरानी अलमारी जिसका दरवाज़ा थोड़ा खुला हुआ था। दीवारें नमी से काली थी और एक गंध जो पीटर पहचानते थे, पुरानी राख और कुछ और जो नाम नहीं था। वो खाट के पास बैठे, लड़की की सांसें चल रही थी, गहरी, धीरे धीरे। मीरा, उन्होंने धीरे से कहा। लड़की की पलकें हिली और फिर उसने आंखें खोली। पीटर ने अपनी जिंदगी में बहुत सी आंखें देखी थी, बुजुर्गों की थकी हुई आंखें, बच्चों की बेफिक्र आंखें, मरते हुए लोगों की आंखें, मगर उस लड़की की आंखों में जो था वो उन्होंने पहले नहीं देखा था। वो खालीपन नहीं था, वो भरापन था, किसी और चीज से भरा हुआ। मीरा ने उन्हें देखा और मुस्कुराई। आप आ गए, उसने कहा। आवाज उसकी थी मगर लहजा नहीं। पीटर ने बाइबल खोली। शुरू करने से पहले वो हमेशा मरीज से बात करते थे समझने के लिए। मीरा, मैं फादर पीटर हूँ, मुझे बताओ तुम्हें कब से ऐसा हो रहा है? मुझे कुछ नहीं हो रहा, लड़की ने कहा। जो हो रहा है वो उन्हें हो रहा है। किन्हें? लड़की ने ऊपर की तरफ देखा, छत की तरफ नहीं, उससे आगे जैसे कुछ और था जो यहां बहुत पहले से है। पीटर ने महसूस किया कि कमरे का तापमान गिरा है। ये कोई वहम नहीं था। मोमबत्ती की लौ भी कांपी जबकि खिड़की बंद थी। उन्होंने स्टोल गले में डाला और पढ़ना शुरू किया। लैटिन के वो शब्द जो सदियों पुराने थे, जो उन्होंने सेमिनरी में सीखे थे, जो उनकी ज़बान को याद थे जैसे सांस लेना। लड़की चुप रही। उसने कोई हरकत नहीं की, कोई चीख नहीं मारी, बस देखती रही। यही बात पीटर को परेशान करती रही। आधा घंटा गुजरा। पीटर ने सब कुछ किया जो जाना चाहिए था और कुछ नहीं बदला, ना लड़की में ना कमरे में। बस वो माहौल बना रहा, वो गहरा दबा हुआ सन्नाटा। फिर मीरा ने कहा, आप जानते हैं ये घर पहले? पीटर रुके। नहीं। आपके पिताजी जानते थे। ये सुनकर पीटर के हाथ थम गए। उनके वालिद थॉमस मैसी 30 साल पहले गुजर चुके थे एक रेलवे हादसे में। पीटर उस वक्त 20 साल के थे। मेरे पिता से इस जगह से क्या ताल्लुक? लड़की ने उस अलमारी की तरफ इशारा किया जिसका दरवाजा खुला था। अंदर देखिए, नीचे की तरफ। पीटर उठे और उन्हें समझ नहीं आया कि वो क्यों उठे। कोई बेड़ी नहीं थे, कोई मजबूरी नहीं थे, मगर पैर खुद ब खुद उस अलमारी की तरफ गए। अलमारी के निचले हिस्से में धूल और पुराने कपड़ों के नीचे एक लकड़ी का छोटा सा डिब्बा था। उन्होंने उठाया, ढक्कन खोला। अंदर कुछ चीजें थी। एक पुरानी मुड़ी हुई तस्वीर, एक चिट्ठी पीले पड़े कागज पर और एक रोजरी टूटी हुई कांसे की। तस्वीर में 2 आदमी थे। एक पीटर ने पहचाना, उनके पिता थॉमस, जवान, मुस्कुराते हुए। दूसरा आदमी कौन था ये पीटर नहीं जानते थे, पर पीछे मुड़कर जब उन्होंने रमेश को देखा जो अब कमरे के दरवाजे पर आ गया था, तो उनका दिल एक बार को रुक गया। रमेश उस दूसरे आदमी जैसा दिखता था, बिल्कुल हूबहू। चिट्ठी थॉमस मैसी ने लिखे थे। 1941 की तारीख थे। हिंदी में, थोड़ी टूटी फूटी पर साफ। वो इस मकान में रह रहे थे एक छोटी सी मुद्दत के लिए,
जब वो एक दूसरे शहर में काम के सिलसिले में आए थे। इसी मकान में उनकी दोस्ती हुई थी एक आदमी से, राजन कुमार, रमेश के पिता। और उस दोस्ती में एक रात कुछ हुआ था। पीटर ने चिट्ठी पढ़ी। धीरे धीरे मोमबत्ती की रोशनी में हर लफ्ज कांपता हुआ। उस रात 1941 में थॉमस और राजन ने इस मकान में कुछ देखा था। एक बच्ची गुमशुदा जो इस मकान के तहखाने में मिली थी, मृत। और दोनों ने ये बात किसी को नहीं बताई। डर गए थे, भाग गए थे। थॉमस की चिट्ठी एक एतराफ़ था, 30 साल बाद मरने से पहले, जो उन्होंने कभी नहीं भेजी। पीटर के हाथ कांप रहे थे। उन्होंने पलटकर मीरा को देखा। वो अभी भी वैसी ही लेटी थी, मगर उसकी आंखों में वो अब खालीपन नहीं था, कुछ था, एक थकान, एक पुरानी बोझिल थकान। वो बच्ची, पीटर ने धीरे से कहा, वो अभी भी यहाँ है? मीरा ने जवाब नहीं दिया, पर उसकी आंखों में पानी आ गया। और ये पहली बार था कि पीटर को लगा कि वो लड़की खुद है, कोई और नहीं। रमेश से जब पीटर ने बात की नीचे उस रात के आखिरी पहर में, तो सच धीरे धीरे निकला। रमेश को अपने बाप से ये किस्सा मालूम था। बचपन में एक बार राजन ने नशे में बताया था, और फिर कभी नहीं। राजन मरने से पहले रोज रात बुरे ख्वाब देखते थे। उस मकान में वापस आए, इसलिए नहीं कि उन्हें पसंद था, बल्कि इसलिए जैसे कोई खींचता था। और रमेश भी खींचा चला आया था। मीरा को उस बच्ची ने नहीं पकड़ा, पीटर ने कहा। मीरा उसे देख सकती है, बस इतना है। वो बच्ची किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती, वो बस चाहती है कि कोई जाने। सुनीता रो पड़ी। रमेश की आंखें शुष्क थीं, उस किस्म की शुष्कता जो रोने के बाद आती है, जब आंसू भी चूक जाते हैं। तो अब क्या? उसने पूछा। पीटर ने थोड़ी देर सोचा। तहखाना खोदना होगा। अगले दिन की सुबह जब धूप निकली, पहली बार उस हफ्ते में 3 आदमियों ने मिलकर तहखाने की पुरानी मिट्टी हटाई। 2 घंटे लगे। जो मिला वो एक बच्चे की हड्डियां थी, छोटी छोटी, नाजुक। उम्र कोई 7-8 साल की रही होगी। पीटर ने वहीं बैठकर एक छोटी सी प्रार्थना पढ़ी, लैटिन में नहीं, हिंदी में, जो शब्द उनके दिल से आए। उन्होंने उन हड्डियों को पास के चर्च के कब्रिस्तान में दफनाया। कोई नाम नहीं, कोई तारीख नहीं, बस एक छोटा पत्थर। उस शाम मीरा ने खाना खाया, पहली बार 3 हफ्ते में। पीटर वापस जाने लगे तो सुनीता ने उन्हें दरवाजे तक छोड़ा। फादर साहब, आपके पिताजी, क्या वो बुरे इंसान थे? पीटर रुके। बाहर रात उतरने लगी थी। आसमान नारंगी से बैगनी हो रहा था। नहीं, वो डरे हुए इंसान थे, फर्क होता है। वो चले गए। पीछे से उस मकान को देखा तो ऊपर के वो खिड़की थे जिसमें से लाल पर्दा लटकता था, वो अब नहीं था। खिड़की खाली थे, पर उस खालीपन में पीटर को पहली बार उस रात कुछ हल्कापन लगा। फादर पीटर मैसी ने उस घटना के बारे में कभी किसी को नहीं बताया। डायसोसिस को जो रिपोर्ट भेजी उसमें लिखा था मामला मनोवैज्ञानिक था। परिवार को परामर्श दे दिया गया। वो चिट्ठी अपने पिता की उन्होंने घर लाकर एक रात पढ़ी और चला दी। उस रात वो देर तक सो नहीं पाए। चर्च के बाहर बैठे रहें, आसमान देखते रहें। थॉमस मैसी ने जो गुनाह किया वो ये नहीं था कि उन्होंने बच्ची को नहीं बचाया, वो मर चुके थे जब मिले। गुनाह ये था कि उन्होंने उसे अकेला छोड़ दिया।
नाम के बिना, कब्र के बिना, किसी की याद के बिना। पीटर सोचते रहे, क्या माफी वक्त के पार भी पहुंचती है? क्या एक बेटे की दुआ उस बाप तक जाती है जो 30 साल पहले मर गया? उन्हें जवाब नहीं मिला, पर सुबह जब उठे तो पहली बार बहुत दिनों बाद नींद अच्छी आई थी। शायद माफी पहुंचती है, शायद। और उस छोटी सी कब्र के पास, जिस पर कोई नाम नहीं था, अगले बरस बसंत में बिना किसी के लगाए एक फूल उगाया था। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। मुकेश इस रूट का नया था। उसका असली रूट हरिद्वार से देहरादून का था, लेकिन आज ट्रांसपोर्ट मालिक का फोन आया था कि माल लैंडस्टोन तक पहुंचाना है। दोपहर को निकला था, सोचा था शाम तक पहुंच जाएगा, मगर पहाड़ों ने उसे धोखा दे दिया। रास्ता लंबा निकला, पेट्रोल पंप दूर निकले, और अब वो एक ऐसी जगह था जहां ना कोई आबादी थे, ना कोई रोशनी, बस जंगल था, घना, चुप और कुछ छुपाता हुआ सा। मुकेश को भूख लग रहे थे, सुबह से कुछ खाया नहीं था, बस एक बार रुककर चाय पी थी। पेट में जलन हो रहे थे और आंखें भारी पड़ रहे थे। उसने रेडियो चालू किया, मगर पहाड़ों में सिग्नल ने साथ नहीं दिया, बस खड़खड़ाहट आते रहे, जैसे रेडियो ने भी हिम्मत तोड़ दी हो। उसने सिगरेट सुलगाई और खिड़की थोड़ी खोली। रात की हवा ठंडी थी, पहाड़ी ठंड जो हड्डियों तक उतर जाती है। देवदार के पेड़ों की गंध आ रहे थे, और उसके साथ कुछ और भी, कुछ जला हुआ सा, पुराना सा। मुकेश ने नाक सिकोड़ी और खिड़की वापस बंद कर ली। तभी उसे दूर एक रोशनी दिखे। पहले तो उसे लगा आंखों का धोखा है, इतनी देर से गाड़ी चला रहा है, शायद थकान का असर हो। लेकिन जैसे जैसे ट्रक आगे बढ़ा, रोशनी और साफ होती गई। एक मटमैली पीली रोशनी, जैसे किसी पुराने बल्ब की, जो जिए तो लेकिन बुझने की कगार पर हो। और उस रोशनी के नीचे एक ढाबा था। मुकेश ने ब्रेक मारा, ट्रक धीमा होकर रुका। वो जगह किसी नक्शे पर नहीं थे। एक छोटी सी झोपड़ी नुमा दुकान, टीन की छत, बाहर एक पुरानी चारपाई और एक मिट्टी के चूल्हे से उठता हुआ धुआं। शर्मा ढाबा लिखा था एक तख्ती पर, लकड़ी की तख्ती जिसके अक्षर आधे मिट चुके थे। मुकेश को उस वक्त कोई शक नहीं हुआ। वो बस थका हुआ, भूखा इंसान था जिसे खाना चाहिए था। वो ट्रक से उतरा। ढाबे के अंदर एक बुजुर्ग आदमी बैठा था। उम्र कोई 70-72 साल, सफेद दाढ़ी, सिर पर पुरानी ऊनी टोपी और आंखों पर मोटे शीशे का चश्मा। वो एक लकड़ी की बेंच पर बैठा कुछ पढ़ रहा था, या पढ़ने का नाटक कर रहा था, क्योंकि वहां इतनी रोशनी नहीं थी कि कुछ पढ़ा जा सके। मुकेश के आने की आवाज पर बूढ़े ने सिर उठाया। आओ बेटा, उसने कहा। आवाज में एक अजीब खुदरापन था, जैसे बहुत दिनों से किसी से बात ना की हो। भूखे हो? हाँ बाबा, कुछ खाने को मिलेगा? मिलेगा क्यों नहीं, बूढ़े ने आवाज लगाई। अंदर उस अंधेरी रसोई की तरफ, जहां से धुआं आ रहा था, और वहां से एक बुजुर्ग औरत निकली। सफेद साड़ी, माथे पर सिंदूर, पर वो सिंदूर भी अजीब था, जैसे बहुत पुराना हो, सूखा हुआ, जमा हुआ। उसके बाल खुले थे और उसकी आंखें। मुकेश ने एक पल के लिए उन आंखों को देखा और उसके सीने में कुछ अटक सा गया। आंखें एकदम सफेद नहीं, लेकिन उनमें कोई चमक नहीं,
जैसे पत्थर की आंखें हों। मगर मुकेश ने इसे थकान का असर समझा। उसने बेंच पर बैठकर अपना फ़ोन निकाला। कोई नेटवर्क नहीं था। उसने फ़ोन जेब में रखा। बुजुर्ग आदमी उसके सामने आकर बैठ गया। कहाँ से आ रहे हो बेटा? हरिद्वार से लैंडस्टोन जाना है। अकेले? हाँ। बुजुर्ग ने एक पल के लिए अपनी पत्नी की तरफ देखा। दोनों के बीच कुछ गुजरा, कोई भाव, कोई इशारा जो मुकेश समझ नहीं पाया। अकेले नहीं जाना चाहिए इस रास्ते से, वो भी रात को, बुजुर्ग ने धीरे से कहा। यह रास्ता अच्छा नहीं है। मुकेश ने हंसकर टाल दिया। औरत ने खाना परोसा, दाल रोटी और एक कटोरी में कोई सब्जी। खाना गर्म था। मुकेश को हैरानी हुई, इस वक्त इस सुनसान जगह पर ताज़ा खाना। लेकिन भूख इतनी तेज थी कि उसने सोचना बंद कर दिया और खाना शुरू कर दिया। खाते वक्त उसने ढाबे को ध्यान से देखा। दीवारें पुरानी थे, इतनी पुरानी कि जगह जगह से सीलन आ रहे थे। एक कोने से एक कैलेंडर टंगा था। उसने आंखें सिकोड़ कर देखा तो साल था 2009। एक पुराना रेडियो रखा था जिसमें से कोई आवाज नहीं आ रहे थे, और दीवार पर एक तस्वीर, उन्हीं दोनों की, उसी बुजुर्ग और उसकी पत्नी की। मगर तस्वीर में दोनों जवान थे और उन पर फूलों की माला पड़ी हुई थे। मुकेश रुक गया। फूलों की माला, वो माला जो मुर्दों की तस्वीरों पर डाली जाती है। उसके हाथ से रोटी वापस थाली पर गिर गई। उसने एक बार बुजुर्ग को देखा। वो अभी भी उसी खुरदरी आवाज में कुछ बुदबुदा रहा था, आंखें झुकाए हुए। और औरत रसोई के दरवाजे पर खड़े थे, उसे देख रहे थे बिना पलक झपकाए। मुकेश ने जबरदस्ती अपने आप को शांत किया। पुरानी तस्वीर होगी, घर में मरे किसी बुजुर्ग की ऐसी तस्वीर घर में रखते हैं लोग। उसने खाना खत्म किया। मुकेश ने पैसे निकाले। कितने हुए बाबा? बुजुर्ग ने हाथ हिलाया। रहने दो। अरे नहीं, लो। कहा ना रहने दो। उसकी आवाज में अब वो गर्माहट नहीं थी जो पहले थे। एक अजीब ठंडापन आ गया था, वही ठंडापन जो उस रात की हवा में था। मुकेश ने पैसे वापस जेब में रख लिए और उठा। जाते वक्त उसने एक बार और तस्वीर को देखा, और इस बार उसे कुछ और दिखा। तस्वीर के नीचे छोटे छोटे अक्षरों में कुछ लिखा था। उसने झुककर पढ़ा, स्व रामदीन शर्मा एवं श्रीमती कमला शर्मा, दिनांक 14 नवंबर 2009। उसके पैरों तले की जमीन खिसक गई। स्व यानी कि स्वर्ग, यानी कि जिंदा नहीं। वो पलटा। बेंच खाली थे, बुजुर्ग वहां नहीं था। रसोई का दरवाजा खुला था। अंदर अंधेरा था, गहरा काला अंधेरा। औरत वहां नहीं थी। चूल्हे पर रखी पतीली से धुआं उठना बंद हो गया। ढाबे में सिर्फ वो था और एक पीली बल्ब की रोशनी जो धीमी धीमी कांप रहे थे। मुकेश बाहर निकला, भागा नहीं, क्योंकि उसके पांव जवाब दे रहे थे। वो लड़खड़ाते हुए ट्रक तक पहुंचा, दरवाजा खोला, अंदर बैठा और चाबी घुमाई। इंजन नहीं चला। एक बार, दो बार, तीन बार, चौथी बार इंजन चला और मुकेश ने बिना पीछे देखे ट्रक आगे बढ़ा दिया। गियर नहीं बदला, हेडलाइट ठीक से ऑन नहीं की, बस चलाता रहा जितनी तेज हो सके। कोई 2 किलोमीटर चला होगा कि उसे पहली बार पीछे देखने की हिम्मत हुई। पीछे सिर्फ अंधेरा था, कोई रोशनी नहीं, कोई ढाबा नहीं, जैसे वो जगह थी ही नहीं। लैंडस्टोन पहुंचने के बाद मुकेश ने सबसे पहले एक चाय की दुकान ढूंढी।
वहां बैठे एक बुजुर्ग से उसने कांपती आवाज में उस ढाबे का जिक्र किया। बुजुर्ग की आंखें एकदम बड़ी हो गईं। उसने बताया, रामदीन और कमला NH-58 पर ढाबा चलाते थे। नवंबर 2009 में एक रात एक ट्रक ड्राइवर नशे में था। उसने उनके ढाबे में ट्रक घुसा दिया। दोनों मौके पर ही मर गए। बुढ़ापे में अकेले उस सुनसान सड़क पर ट्रक ड्राइवर भाग गया था। उसके बाद उस जगह पर कुछ नहीं बचा। ढाबा मलबे में बदल गया। झाड़ झंझाड़ उगाए थे। कोई वहां नहीं जाता। मगर बुजुर्ग ने धीरे से कहा, कभी कभी रात को उस तरफ से रोशनी दिखती है और जो ट्रक ड्राइवर उधर से गुजरते हैं वो कहते हैं कि उन्हें खाने की खुशबू आती है। मुकेश ने अपनी हथेली देखी। जिस हाथ से उसने रोटी खाए थे उस हाथ में अभी भी राख लगी थी, ठंडी पुरानी मिट्टी की राख। उस रात के बाद मुकेश ने NH-58 का वो रूट कभी नहीं लिया। लेकिन जो बात उसे सबसे ज्यादा सताती है वो ये नहीं कि उसने भूतों का खाना खाया, वो ये कि जब वो जा रहा था तब उस बुजुर्ग ने उसकी पीठ पर हाथ रखा था और वो हाथ बर्फ की तरह ठंडा था और कहा था, अगली बार अकेले मत आना। अगली बार, जैसे उन्हें पता हो कि वो वापस आएगा ही। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानियाँ। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई हों तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।